हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। सो हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। और रात को, आज काफ़ी रात को मैं आपके सामने आया हूँ। हेलो यश, सलोनी, रामरंग, प्रतीक, सोनम, हाशिम, अनिष्का जी, एवरीवन हेलो। वीडी टेक्निक, प्रियल बेटा, प्रियल आपसे तो मैं नाराज हूं, आप क्लास आई नहीं। प्रियंक। चलिए बच्चों, सो शैल वी बिगिन? क्या हम लोग शुरू करें अपना डिस्कशन? शुभदा, हेलो शुभदा, मुरारी जी, आयुष, कुणाल वार्ष्णेय जी, कैसे हैं बेटा? मिताली, यश, कोमल, तिरघा जी, शिखर सहगल जी, कैसे हैं शिखर? अनिकेत, आयुषी बेटा, मुरारी कुमार जी, सूरज, सूरज, अरे बाप रे सूरज, तू तो मेरा सीए का स्टूडेंट है मेरी जान। अतुल, हेलो अतुल। चलिए, सम्यक बेटा, हर्षल, परिणीता, शुभम, एवरीवन आउट देयर, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। अरे सूरज भाई, आज मैं तेरे को रीजन बताता हूँ क्यों नहीं लिया भाई। हेलो टिया, तूने मिस किया कि नहीं सूरज मुझे, ये तो बता पहले। हेलो कुणाल, सम्यक मेरे भाई, सम्यक कैसा है बेटा? यस हर्षिल, दिसंबर में एग्जाम है इसलिए तो आया हूं भाई तेरे सामने। हेलो मीनाक्षी जी, कैसे हैं? चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई होप वी मस्ट बिगिन। हेलो आर्यन, क्लेशर बॉय आशीष, हेलो आशीष, जीनल बेन, कैसे हैं जीनल? प्रज्वल, हेलो प्रज्वल। चलो भाई प्रज्वल स्टार्ट करें, आज सब लोग थक गए हो। तन्वी, यू डिड नॉट क्लियर माई डाउट। तन्वी क्लियर करता हूँ बेटा, थोड़ा बिजी था। हेलो सयान, अमित उमा, भालू बाछे। चलिए, एनीवे, सो शैल वी बिगिन बच्चों, शैल वी स्टार्ट? चलिए। हेलो आकाश, मैं एकदम बढ़िया। आकाश, आज तूने बहुत अच्छी बैटिंग की, मजा आ गया तेरी बैटिंग देख के। प्रतीक, हेलो प्रतीक, आशीष, हेलो। अरे सूरज, मंडे से आता हूँ ना मेरे भाई। ध्रुव, भानुशाली जी, यस यस, आई एम डन विद द डिनर, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों को इतनी रात को इकट्ठा कर रहा हूँ, बट यस सर। कोचिंग किधर चलती है आपकी? भाई चल रही है यूट्यूब पे मेरी जान। अंजू जी, हेलो, माय हेड इज पेनिंग सो कैन आई गो टुडे? अरे बिल्कुल जाइए यार प्रतीक जी, आप तो इतना सम्मान दे रहे हैं, मुझसे पूछ के जा रहे हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हम लोग आज जेआईजीएल में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जेआईजीएल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। नहीं चलेगा कोई बहाना, क्लास तो तुमको आना होगा रोजाना, और आज बहुत टाइम के बाद आई हो तुम आहाना। चलिए, सो बच्चों, शैल वी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन? वेदांत कैसा है? राम राम कुलदीप मेरे भाई। चलिए बच्चों, दैट्स ग्रेट। हेलो सचिन, अनिष्का, थैंक यू अनिष्का बेटा, लव यू टू, गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिए, आकांक्षा सर, पहले कमनी लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस करें। आकांक्षा थोड़ा सा सीक्वेंस में बेटा। तो पहले द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग इज एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले मुझे बताइए, व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन? जल्दी से मुझे बताइए, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कौन सा है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एवरी टाइम वाइल इंटरप्रीटिंग लॉ वी मस्ट यूज गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। कमेंट। बच्चों, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है
कि जब यस यस एवरीवन इज करेक्ट कि हर वक्त जब हम लॉ को इंटरप्रीट करते हैं हमें हमेशा गोल्डन रूल या लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज करना चाहिए। इसके ऊपर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए दैट्स नाइस, एवरीवन इज करेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट। ओके, मैं माइक यहाँ पे लगा लेता हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा आवाज आपको क्लियर आ रही है क्या। चलिए तो बच्चे we'll start with the answer golden rule of interpretation। चलिए आंसर, बच्चों याद रखिएगा यहां पे स्टेप वन क्या होगा कि डायरेक्टली आप ये बता दीजिए कि व्हाट इज लिटरल रूल, ठीक है। यहां पे मैं बताऊंगा लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन is also known as golden rule of interpretation। ठीक है, तो जो बच्चों जो लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है उस रूल को हम क्या कहते हैं, उस रूल को हम गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्यों? द लिटरल रूल is referred as golden rule because of its wide usage। बच्चों लिटरल रूल को हम गोल्डन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रूल है सबसे ज्यादा इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों मैंने 3 लाइन लिखी, उसके बाद मैं एक लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखूंगा। एज पर दिस रूल comma the word, phrase or sentence which is present in any law and which has to be interpreted कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई सेंटेंस जो किसी लॉ में क्या है, प्रेजेंट है, तो इंटरप्रीट करना चाहिए, कॉमा इट मस्ट बी इंटरप्रीटेड। आप सबको पता है इसके आगे मैं क्या लिखने वाला हूं, इन प्लेन नेचुरल ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल एंड पॉपुलर मीनिंग। ठीक है, ये मेरा एक और चीज मैंने लिख दिया ना। उसके बाद दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मस्ट बी अप्लाइड। जो ये रूल है इंटरप्रिटेशन का, इस रूल को अप्लाई करना कब, इन ऑल द केसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है बच्चों, ये रूल आपको कब अप्लाई करना है, ऑल द केसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। कब तक, टिल द टाइम द नेचुरल ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल और डिक्शनरी मीनिंग, अच्छा डिक्शनरी मीनिंग भी लिख सकते हो, ऑफ एनी वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस इन लॉ destroys the purpose of law or the intention।
लॉ मेकर। अब बच्चों इसका अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों अपन? हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनीज एक्ट 2013 contains the word year in any of its provisions, then the word year can be interpreted as calendar year, okay, as per its ordinary मीनिंग। ईयर को अपन कैलेंडर ईयर मान सकते हैं। डेज को हम क्या मान सकते हैं बच्चों? डेज को हम कैलेंडर डेज मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ यू विश, अगर आप चाहो तो एक आध केस का रेफरेंस दे दो। इसमें दो तीन केस हैं, जैसे कि आपको पता होगा, एक नंद प्रकाश वोरा का केस है जिसमें प्रिंसिपल्स बताए गए थे, या फिर आप चाहे तो सरबजीत रिक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस दे सकते हैं। अगर एग्जाम में केस लॉ याद आए तो केस लिखना, नहीं आए तो इन द केस ऑफ सरबजीत रिक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको केस लॉ याद आए तो ही आप केस लॉ का रेफरेंस, अदरवाइज आप लिख सकते हैं इन वन ऑफ द prominent cases was decided that ये डिसाइड किया गया that interpretation must be done in a manner, इंटरप्रिटेशन अगर आप चाहें तो ऐसा कीजिए that gives if all the provision। इसका मतलब एक वर्ड को आप ऐसा इंटरप्रेट कीजिए, वो वर्ड उस लॉ में जहां जहां पे यूज होता है सबको एक क्या मिल जाए, इफेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो hence due to wide usage and acceptability, due to wide usage and acceptability, the rule of literal construction चलिए बच्चों, दैट्स ग्रेट। चलिए बच्चों, I hope that makes a sense. Everyone has written the answer. Yes, yes, नेहल पक्का मैं करवाऊंगा। चलिए जल्दी से बताइए। दैट्स ग्रेट प्रतीक जी, आपने आंसर फिनिश कर लिया। नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन।
चलिए, यस गोलू जी। बच्चों अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। प्लीज सी द सेकंड क्वेश्चन। Exclusive reliance on the dictionary meaning may always not lead to correct interpretation। के ऊपर अपने को कमेंट कर। थैंक यू बेटा सलोनी मच। यस, तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है अगर आप जरूरत से ज्यादा विश्वास करें। बच्चों मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है सब लोगों को ऑनलाइन? बच्चों प्लीज, आर यू ऑल एबल टू हियर मी प्रॉपरली? चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन इज एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन डिक्शनरी may always not lead to correct interpretation। के ऊपर आपको कमेंट करना है। बच्चों सबसे पहले बताइए, थैंक यू आयुषी फॉर योर आंसर। चलिए बच्चों, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आप सबने लिख लिया? एक्सक्लूसिव रिलायंस, वेरी नाइस हर्षित। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन डिक्शनरी मीनिंग हर बार कैन नॉट लीड टू अ करेक्ट, सो विल राइट द आंसर। और बच्चों यहाँ पे हमें याद रखना है जब आप नया स्टार्ट करते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। अब एक और चीज़ याद रखना, जब आप आंसर कंप्लीट तो जो जो इंपॉर्टेंट शब्द तो एक अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है? जैसे अपने यहाँ पे, और ये 2 मिनट में कर देने का बच्चों। एक लाइन यहाँ खींच देने की, एक लाइन यहाँ खींच देने की। जो वर्ड आप चाहते हैं कि एग्जामिनर वर्ड्स के ऊपर ध्यान दे। और देखिए प्रेजेंटेशन कैसा है, मेरी राइटिंग तो खैर उतनी अच्छी है, बट आप देख सकते हैं बात क्या क्या छोड़ के रखा हुआ है, ठीक है? चलिए बच्चों, एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन डिक्शनरी हर बार आपको सही इंटरप्रिटेशन देता। चलिए बच्चों, नाउ आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। generally at the time of interpretation of words, phrases or sentences in law, comma, use dictionary और plain meaning। है ना बच्चों? comma, however every time we do not get correct interpretation while as a result of natural or plain meaning। Sometimes the natural or plain meaning of the word or any law destroys purpose of law or does not suggest correct
lawmakers. Okay? It also happens that the plane or natural means of any does not suppress the mischief, advance remedy, aggrieved party. Okay? That situation, what we would do? So, in this situation, reasonable construction to arrive at the correct this can use what beta? The rule of reasonable construction. Okay? As per the rule of reasonable construction के नियम से while applying dictionary meaning or natural meaning any word, comma, the intention of lawmakers common sense the present circumstance must also be considered. जब हम इंटरप्रीट करें तो अपने को लॉ मेकर की ये अंडरलाइन हो जाएगा द इंटर कॉमन सेंस एंड प्रेजेंट सर्कमस्टेंस को भी क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए. इन द केस ऑफ तीरथ सिंह वर्सेस बेज्जती सिंह, माफ कीजिएगा बचित्तर सिंह, it was decided that if or plain meaning provide absurdity, unreasonableness or convenience और हार्डशिप ऑफ जस्टिस, न्याय देने में कठिनाई आ रही है, इसमें कोर्ट क्या कर सकता है? व्हाट कोर्ट कैन डू? इसमें कोर्ट अगर चाहे प्रेस कर सकता है और प्लेन वुड and interpretation. और आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं वर्ड
और इट्स वर्ड को क्या करता है, मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, और आखिरी बच्चे ज्यादा बड़ा हो गया क्या ये आंसर? नहीं बच्चे ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मेरे ख्याल से इतना तो लिख सकते हैं। और अगर आपको ये केस नहीं लिखना है और इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, कट शॉर्ट इट ऑल्सो। आई एम रियली सॉरी अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो। चलिए सर देख तो रहे हैं फिर टिक क्यों नहीं रहे हैं? अरे वो मैं इसमें खो जाता हूँ आंसर लिखते रहे तो मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता। और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो कंक्लूजन लिख सकते हैं, हेंस फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन always exclusive reliance must not be given on dictionary meanings। और इसलिए सर YouTube क्लोज करके फिर से स्टार्ट कीजिए। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस मेरे ख्याल से अब ब्रेक नहीं होगी। हेलो बेटा, ये आंसर लिखा सबने? कंक्लूजन में एक बार रीड कर देता हूं। हेंस फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑलवेज नहीं सॉरी ऑलवेज क्या कॉमा ऑलवेज exclusive reliance must not be given on dictionary meanings and intention and purpose of law must also be considered। और लॉ का इंटेंशन, लॉ का पर्पस भी आपको क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए, अगर आप अच्छा इंटरप्रिटेशन चाहते हैं तो। नहीं वो बीच बीच में होता है इस माइक में प्रॉब्लम। हेलो राहुल भाई, हेलो, कैसा है? चलिए, इज एवरीवन डन? सब लोगों ने लिख लिया? चलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए बच्चों। चलिए, shall we start with the next question बच्चों? चलिए, that's really nice, everyone has written, काफी अच्छा है। अरे यार क्या हो गया? मेरा स्क्रीन दिखना बंद हो गया अभी आप लोग को। कोई नहीं, मैंने ठीक कर दिया शायद। चलिए, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, when specific words form a class, जब स्पेसिफिक वर्ड्स एक क्लास बना लेते हैं, जनरल वर्ड्स आर टू बी इंटरप्रिटेड अकॉर्डिंगली। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। चलिए मुझे बताइए यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं? व्हाट आंसर आर वी गोना राइट? हम यहां पे कौन सा आंसर लिखेंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए। एक नंबर को ना सर, आप दाढ़ी बढ़ाओ ना, मस्त लगोगे। डेफिनेटली बढ़ाऊंगा भाई। आती नहीं है अपनी पूरी दाढ़ी यार, परेशान है। सब करके देख लिया, रोज शेविंग करके, नारियल का तेल लगा के। चलिए सर, एनी नेगेटिव मार्किंग इन एग्जीक्यूटिव होती है ना यार, नेगेटिव मार्किंग। चलो बच्चों, शैल वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे जल्दी से इसका, अरे भाई जितने लोग हो जिंदा हो कि नहीं, कौन सा क्या लिखना है यहाँ पे? जब स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए गए हैं लॉ में और वो एक क्लास बना लेते हैं। वेरी नाइस तन्वी, हर बार की तरह आपने इस बार पहला आंसर दिया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट परिणीता, दैट्स ग्रेट। चलो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? और बच्चों आज के सेशन में आपको एक मैं क्लास वर्क भी देने वाला हूं, ठीक है? आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं आपको उसके स्टेप्स बताऊंगा और आप वो आंसर खुद लिखेंगे, ठीक है? चलिए, सो जेस्डम जेनरिस, वेरी नाइस। तो विल स्टार्ट, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले यहां पे अपन क्या लिखेंगे? यस प्रियल, यस आयुषी बेटा, सबसे पहले अपन लिखेंगे आंसर टू question number 3. The very first thing that we are going to write is answer to question number 3, ठीक है ना? और बेसिकली अपने को यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? what are we going to write here is, we are going to write here is about the rule of gestum generis, ठीक है? चलिए बच्चों, नाउ क्या होता है बच्चों जेस्डम जेनरिस? कोई मुझे बता सकता है what happens in the case of जेस्डम जेनरिस? यस, एक लॉ में क्या होता है, बहुत सारे, एक लॉ में, यस आयुषी यू आर करेक्ट, एक लॉ में क्या होता है, बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है? और वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं ना बच्चों, वो अपने आप में क्या बना लेते हैं, क्लास बनाते हैं, ठीक है? और उसके बाद उन सारे स्पेसिफिक वर्ड्स को एक जनरल वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो वो जो जनरल वर्ड है उसका इंटरप्रिटेशन वही होगा जो स्पेसिफिक वर्ड्स ने क्या क्रिएट की है, जो स्पेसिफिक वर्ड्स ने क्या क्रिएट किए बच्चों, क्लास क्रिएट किए, उसी के हिसाब से क्या होगा बच्चों, उस जनरल वर्ड को अपन क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। आई होप दैट मेक्स अ सेंस। और आप में से बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम है शायद उनको ये रूल, क्योंकि ये रूल समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो आई थिंक ये रूल आपको समझेगा। चलिए बच्चों, सो देखते हैं बच्चों, we'll see now. That's really nice everyone, that's really nice. चलिए, so when law specifies और contains, जब लॉ क्या करता है, स्पेसिफाई करता है या फिर कंटेन करता है क्या, कॉमा specific things or persons और situations। लॉ में स्पेसिफिक चीजों का जिक्र किया गया है, स्पेसिफिक परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, किसी स्पेसिफिक पर इंसानों का जिक्र किया गया है, एंड देन द लॉ refers to such things or persons, और उसके बाद उनको रेफर करता है such things or persons in general or with general words, ठीक है? और उस केस में क्या हो रहा है, एंड इन दिस केस if the specific words have formed any specific class, अच्छा, और जितने स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हुए थे उन्होंने अगर क्या बना लिया है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक क्लास बना लिया है, देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल वर्ड must not go beyond the class established by specific words। बच्चों ये बिल्कुल भी मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं है, ये बहुत आसान भाषा में हमने लिखा है,
अब मान लीजिए आप ऐसा, कई लोग बोल सकते हैं सर ये आपने लिखा है ये हमको समझ में नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे ना बच्चों, जब अपन आंसर लिखेंगे, यस, जल्दी से बताइए पहला पॉइंट, पहला पैरा क्लियर है? और जिसको पहला पैरा क्लियर नहीं है डोंट वरी, नेक्स्ट इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इफ एनी लॉ says that this provision applies to plant, machinery, cranes and to all heavy goods, ठीक है? तो ये प्रोविजन किसके ऊपर अप्लाई होता है? प्लांट, मशीनरी, क्रेन्स, और उसके बाद किसके ऊपर अप्लाई होता है? टू ऑल हैवी गुड्स। देखो ये स्पेसिफिक वर्ड है, ये स्पेसिफिक वर्ड्स है, ये स्पेसिफिक वर्ड्स है। सो लॉ ने क्या किया? 3 स्पेसिफिक वर्ड्स बताए और उसके बाद एक जनरल वर्ड को यूज किया। तो ये 3 स्पेसिफिक वर्ड्स ने क्या कर लिया बच्चे? क्लास बना लिया, ठीक है? तो ये जो जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन आप जो भी करोगे, मतलब इस हैवी गुड्स के अंदर आप जो जो वर्ड्स डालोगे, हैवी गुड्स के अंदर आप जो जो क्या डालोगे? वर्ड डालोगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो इन तीनों वर्ड्स ने जो क्लास बनाई है उसके बियॉन्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, क्रेन्स, तो जब आप ये हैवी वर्ड के अंदर, हैवी गुड्स के अंदर कोई गुड्स डालोगे तो उसके अंदर क्या आ सकती है? उसके अंदर मिक्सचर मशीन आ सकती है, इसके अंदर रोड रोलर आ सकता है, क्योंकि वो भी है। बट क्या इसके अंदर मोबाइल फोन आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने जो क्लास बनाई है वो एक हैवी टाइप के गुड्स की क्लास बनाई है, भारी भरकम गुड्स की क्लास बनाई है, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है। टू ऑल हैवी गुड्स। नाउ इन दिस केस, specific words are used. Have been used, such as plant, machinery, cranes, ठीक है? And a general word is also used. और एक जनरल वर्ड भी क्या किया है? यूज किया है। सो नाउ whenever we have to interpret the general word, और जब भी हमें जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करना है, ठीक है? एंड whenever we have to interpret the general word, कौन सा जनरल वर्ड? हैवी गुड्स। तो क्या होगा बच्चों? we cannot, whenever we have to interpret the general word heavy word, its interpretation cannot go beyond the class established by specific words. So इसका इंटरप्रिटेशन जो है किसके बाहर नहीं जा सकता? जो क्लास एस्टेब्लिश किया है। किसने एस्टेब्लिश किया है? स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है? नाउ इन द केस ऑफ जागीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, अच्छा ये तो बहुत ही प्यारा केस है। इसने तो क्लियरली, जिन लोगों को मतलब समझा ही नहीं होगा जस्डम जेनेरिस का रूल क्या है, उनको इस केस ने बड़े आसानी से समझा दिया यार कि जस्डम जेनेरिस का रूल क्या है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूल ऑफ
adjustum generis will apply. If the following conditions are satisfied. पहला क्या है? Law uses specific words. दूसरा, specific words are referred, फिर सारे specific word को रेफर कर दिया गया to as general words. उसके बाद specific words क्या बना लेते हैं? class and general word has to be बच्चों अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, सो इफ दीज फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो हम लोग क्या करते हैं? जेस्टम जेनेरिस का क्या करते हैं? रूल अप्लाई करते हैं. ठीक है. सो द रूल ऑफ जेस्टम is very useful to interpret general words when specific words establish a class. हेलो प्रतीक जी, हेलो प्लीज बताइए प्रतीक जी. सो जब जनरल वर्ड्स ने क्या एस्टैब्लिश कर लिया है? एक पर्टिकुलर क्लास एस्टैब्लिश कर लिया है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? तो स्पेसिफिक वर्ड्स ने एक पर्टिकुलर क्लास एस्टैब्लिश कर लिया है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? तो हम जनरल वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए इस रूल का यूज करते हैं. आई होप एवरीवन इज क्लियर. चलिए, प्रहार शाह जी बोल रहे हैं कि सर जनवरी 2022 में वाइवा वॉइस होगा. बिल्कुल भी नहीं होगा जहां तक मेरी जानकारी है. गोलू कुमार जी, गोलू जी प्लीज बोलिए. वेरी नाइस. अनिष्का जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है बेटा. आई थिंक सब लोगों के आंसर्स ही करेक्ट हैं. That's nice everyone. चलिए बच्चों, लिख लिया बच्चों सब लोगों ने? जल्दी से बताइए. हेलो अंकिता मैम, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं. अरे बच्चों जल्दी बताइए. सब लोगों ने लिख लिया है? देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और मुझे बताइए, जेस्डम जेनरिस का रूल सबको समझा है? चलिए, सीक्रेट जी पूछ रहे हैं मेरा एग्जाम्पल सही था. यार सीक्रेट जी माफ कर दीजिए, मुझे अभी तो 138 पूरा याद भी नहीं है क्या है. शांतनु सर, वो क्लास में दिया वाला एग्जाम्पल दे दो, लालू यादव वाला. चलिए, गौतम कुमार सर, व्हेन इज द लेटेस्ट रिकॉर्डिंग फॉर जून अवेलेबल? जून विल बी अवेलेबल. दैट्स ग्रेट. चलिए जल्दी से इधर आ जाइए. अब बच्चों विल स्टार्ट विद एसबीसी. जो मेरा अगला डिस्कशन है, जो अगली चर्चा हम करेंगे, वो हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर के ऊपर करेंगे. चलिए सारे लोग ध्यान से देखिए. मिस्टर के वॉज अ सोल मेंबर ऑफ राम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे लोग. जो मिस्टर के थे वो क्या थे बच्चों? सोल मेंबर थे.
राम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के एंड वाज अ नॉमिनी ऑफ जे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। राम ओपीसी के सोल मेंबर थे और नॉमिनी जे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के थे। हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ सोल मेंबर ऑफ जे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा जिस ओपीसी के ये क्या थे, नॉमिनी थे, वहां के सोल मेंबर की डेथ हो गई। अब मिस्टर के जो है वो सोल मेंबर जे ओपीसी के भी बन गए हैं, इनको अपने को एडवाइस करना है। जल्दी से एक बार प्लीज एवरीवन रीड द क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले बच्चों, सॉरी सारे ऑनलाइन है, माफ कर दीजिए ना। जल्दी से बच्चों प्लीज ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए सब लोग। चलिए, सो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन और जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी इट्स आंसर। हाँ जी, दैट्स नाइस। चलिए इसका आंसर मैं स्टार्ट करूंगा। चलिए अब मैं SBEC के क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऐसे एक छोटा सा क्या कर दिया बच्चों, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। नाउ सबसे पहला, द कंसेप्ट ऑफ OPC is covered under section 2 subsection 62 according to which, जिसके हिसाब से a company in which there is only one member is referred as one person company। वेरी नाइस आनंद जी, रमेश जी, वेरी नाइस। तो सबसे पहली चीज तो है कि भाई जिस कंपनी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज OPC। यहां तक मेरे हिसाब से किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लिख दूंगा मैं इस पॉइंट का, हालांकि सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड आई थिंक रूल 3, 4, 5, ये 3 रूल्स हैं जो OPC के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन किसके, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स के। लेकिन आपको रूल 3, 4, 5 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्ट, कंपनीज incorporation of companies bracket close rules 2014 contains provisions with regard to one person company, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 और जो ये जो अपने रूल्स हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये काफ़ी कुछ बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, OPC के बारे में, ठीक है। नाउ एज पर द रूल्स, ठीक है, एट अ सिंगल टाइम, आप सिंगल टाइम भी लिख सकते हैं या एट वन टाइम लिख सकते हैं, एन इंडिविजुअल, देखिए बच्चों ये अभी जो मैंने किया है ये स्टेप 1 ही है। स्टेप 1 में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, ठीक है। एग्जामिनर थोड़ा खुश होगा ये देख के कि चले यार बंदे को ना OPC के कंसेप्ट थोड़े से पते हैं, चल ठीक है। उसके बाद एज पर द रूल्स एट अ सिंगल टाइम एन इंडिविजुअल कैन रिमेन
can remain sole member and nominee of not more than 1 OPC. ठीक है. अच्छा, आप सबको पता है इस रूल में चेंज हुआ है. पहले ये रूल कैसा था? एट अ सिंगल टाइम अ पर्सन कैन, एन इंडिविजुअल कैन इनकॉर्पोरेट 1 OPC एंड कैन नॉट रिमेन, मतलब एक इंसान एक OPC को इनकॉर्पोरेट कर सकता था और एक में नॉमिनी रह सकता था. अब क्या हो गया? वो इनकॉर्पोरेट वाला प्रोविजन हटा दिया और उसमें कहा कि भाई तुम एक OPC के कभी भी मेंबर रह सकते हो और एक OPC के क्या रह सकते हो? नॉमिनी रह सकते हो. ठीक है. यस. उसके बाद इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों? हाउएवर, कॉमा लगा के लिखना हाउएवर, लेकिन इफ the sole member of one OPC becomes sole member of the other OPC as a result of what beta? As a result of death of sole member of the other OPC. ठीक है. और क्यों बच्चों? As the first sole member was a nominee of the subsequent OPC. Subsequent OPC मतलब जिसकी बात हम बाद में कर रहे हैं. ठीक है. कॉमा, क्या होगा इस केस में बच्चों? इन दिस केस सच सोल मेंबर, उस केस में उस सोल मेंबर को क्या करना पड़ेगा? हैज टू चूज 1 OPC, 1 OPC वेयर, जहां पे क्या करेगा? हिल बी कंटिन्यूइंग एज अ सोल मेंबर, कॉमा, विद इन 180 days of what beta? Becoming the sole member. Of the other OPC. Is that clear बच्चों? तो ये एक प्रोविजन है. तो बच्चों ये मैंने प्रोविजन लिख के क्या लिख दिया बच्चों? आई रोट दिस इज माई स्टेप 2. ठीक है. ठीक है बच्चों, मेरा स्टेप 2 हो गया. अब स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा बच्चों? व्हाट आई विल बी डूइंग इन स्टेप 3? मेरा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है उसका मैं जवाब दूंगा एकदम अच्छे से. नाउ इन द गिवन क्वेश्चन, कॉमा, as Mr. K has become the sole member of कौन सी OPC है बच्चों? Just a minute, I'm sorry. JOPC and RAM OPC. And RAM OPC, comma. In this case, he will have to choose 1 OPC where he will be continuing as sole member within 180 days of becoming the sole member of other OPC. ठीक है. और वो जिस भी
ओपीसी में छोड़ेगा, जिस भी ओपीसी में छोड़ेगा वहां का नॉमिनी मतलब अगर वो कोई भी ओपीसी छोड़े तो जहां पे भी जिस भी ओपीसी को वो छोड़ेगा, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स ओपीसी का वो सोल मेंबर था, वाई ओपीसी का वो नॉमिनी था, लेकिन वाई ओपीसी का भी अब वो क्या बन गया, सोल मेंबर। अगर उसने एक्स छोड़ दिया तो एक्स का जो नॉमिनी था वो सोल मेंबर बन जाएगा। अगर उसने वाई छोड़ दिया तो छोड़ने के पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ने के पहले ही हैव टू अपॉइंट अ न्यू सोल मेंबर, और ये जो नया सोल मेंबर बनेगा ये नॉमिनी अपॉइंट करेगा। ऐसा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप दैट मेक्स अ सेंस। इज एवरीवन क्लियर बच्चों? जल्दी बताइए, क्लियर है? सब लोगों ने लिखा इसका आंसर? दैट्स ग्रेट। रोशनी आप भी हैं, परिणीता भी है, शुभदा है कि नहीं यहाँ पे? ग्रेट। प्रतीक जी भी हैं, अतुल जी भी हैं, ग्रेट। आनंद जी भी हैं। ईसा है क्या? ईसा, अंकित मिश्रा जी हैं क्या? स्क्रीन डाउन कर दीजिए। जी जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आकांक्षा जायसवाल जी, आप आई कैन सी एस क्लास का टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ले लीजिए। क्या बात है शुभदा जी, दैट्स ग्रेट। अनामिका, राहुल मिला कि नहीं आज तक? अरे ग्रेट अरुण, मेरी जान अरुण, दैट्स ग्रेट। चलिए नाउ, यस गौतम, यस उज्जवल जी। उज्जवल आज बहुत दौड़ा है ग्राउंड में, बहुत मजे से दौड़ा है ये। यस महक, दैट्स ग्रेट। चलिए विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो अनिकेत जी, चलिए प्लीज लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस गिविंग रीजंस फॉर योर आंसर। नीचे लिखे हुए केसेस के कॉन्सिक्वेंसेस बताइए और जो भी आप आंसर देते हैं उसके पीछे के रीजंस भी बताइए, ठीक है। A private company has 210 members in total, out of which 10 are the employees of the company. Will your answer differ if 5 of these employees leave the employment of the company? चलिए, look at the question everyone. State the consequences in each of the following cases. प्राइवेट कंपनी में टोटल 210 मेंबर हैं, जिसमें से 10 कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉई हैं, और ये बोल रहा है कि अगर ये 10 में से 5 कंपनी छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ेगा। चलो, शैल वी स्टार्ट? हेलो प्रिंसी जी, हेलो, ग्रेट, थैंक यू ऋषिकेश, थैंक यू सो मच बेटा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा सबने? क्वेश्चन देख लिया? तो आई टेक आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। ढूंढूंगा नामिका, ढूंढूंगा, डोंट वरी। दैट्स ग्रेट शुभदा, दैट्स ग्रेट। चलिए, सो विल राइट द आंसर। अब प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। सो तो बच्चों एक मिनट, अब आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, इधर देखिए, ये हो गया अपना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, और 2 का अपना पहला पार्ट 1 का आंसर करेंगे अपन, ठीक है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अभी पार्ट 1 किससे बात डील कर रहा है? प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स के, ठीक है। नाउ एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब मैं इसमें पूरी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन नहीं दूंगा बच्चों, क्योंकि उतना वर्थ इट नहीं है, 2.5 नंबर का ही लिखना है मुझे। सो वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस
that private company has through its AOA that its members cannot exceed 200. ठीक है, तो एक रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली बेटा एग्जैक्टली सो इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने एक्सीड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट एक्सीड 200 एंड वाइल काउंटिंग द लिमिट ऑफ 200 members, joint members are to be treated as single member. Present employees and past employees who were allotted shares at the time of their employment are not to be counted in the limit of 200 members. इन लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता. सुमित पूछ रहा है सर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितने पैग में लिखना है. भाई कितने पैग लेके बैठे तू मुझे बता पहले हीरो. नाउ ठीक है, नाउ इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 210 members in the private company, out of which 10 are the employees. जिसमें से क्या है बच्चों, जिसमें 10 क्या है कंपनी के एम्प्लॉयज हैं. ठीक है, कॉमा employees are not counted so company has not done any non कंपनी ने किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया है, नॉन कंप्लायंस नहीं किया है. ठीक है, नाउ इवन इफ 5 एम्प्लॉइज लीव द कंपनी, अगर कंपनी के 5 एम्प्लॉइज अगर कंपनी क्या छोड़ भी दें, then also my answer will not differ as past employees are also not counted in the limit of 200 members. If they were allotted shares when they were employees of the company. बाप रे, counted in the limit of, this is limit हाँ. और अपना आंसर लिखने के बाद कुछ कीवर्ड्स को अपन क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे देख के कि भाई
चलिए चलिए लिख लिया सब लोगों ने बच्चों? हैज एवरीवन रिटन? जल्दी से बताइए मुझे। चलिए डन 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 डन, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सबको समझाइए, सबको समझाइए क्वेश्चन, इसका आंसर सबको समझा? चलिए ग्रेट, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A public company has 150 shareholders in total, of which 47 members and 2 out of 4 director dies due to pandemic. What is the time frame allowed under Companies Act for compliance in case of non-compliance of provision regarding status of the company? क्या बोल रहा है बेटा? एक पब्लिक कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं? 150 शेयर होल्डर हैं। और टोटल कितने शेयर होल्डर हैं? ओके, पर 150 शेयर होल्डर हैं, ऑफ विच 150 मेंबर्स, 47 members and 2 out of 4 directors died due to pandemic. What is the time frame allowed in Companies Act? बच्चों क्या है क्वेश्चन का आंसर, कोई बता सकता है मुझे? कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कुणाल मेरे से 1 मिनट पीछे चल रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन ने तो एकदम अंगारा लगा दिया होगा बच्चों को। देखो क्या है क्वेश्चन, अरे कोई नहीं अभिषेक, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत ले, हम है ना भाई। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कोई मुझे बता सकता है? कैन समवन लेट मी नो? क्वेश्चन समझा सबको? सारे लोग मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझा? सचिन मेघवाल जी कह रहे हैं 6 महीना। उज्जवल कुमार जी कह रहे हैं मेंबर्स सेवरली लायबल। ओके, सलोनी बोल रही है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर। ओके, एक पब्लिक कंपनी में 150 शेयर होल्डर है, 47 की डेथ हो जाती है और 4 में से 2 डायरेक्टर्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा बच्चों? शगुन जी कह रही है सेक्शन 3A एप्लीकेबल होगा। बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा शगुन जी। डायरेक्टर अपॉइंट, यस यस यस। चलिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब है बहुत सिंपल। चलिए इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है? चलिए इसका आंसर कहां पे मिलेगा अपने को? सबसे पहले तो तुम लोग ये सीखो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए सबसे पहला इसको थोड़ा सा मैं उस टाइप का लिखवा दूंगा, फैक्ट्स, कंक्लूजन, प्रोविजन टाइप का। सो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन? क्वेश्चन में फैक्ट्स क्या है? ए,
पब्लिक कंपनी हैज, बच्चों कितने शेयर होल्डर्स थे? कितने शेयर होल्डर थे? आनंद जी प्लीज एक बार मेरा आंसर देखिए, उसके बाद अरे कितने शेयर होल्डर थे? 150 शेयर होल्डर्स एंड 4, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक पब्लिक कंपनी में 150 शेयर होल्डर्स थे और 4 डायरेक्टर थे, ठीक है। दूसरा, ड्यू टू पेंडेमिक 47 शेयर होल्डर्स एंड 2 आउट ऑफ 4 डायरेक्टर टाइम, ठीक है। इश्यू क्या है? इश्यू मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? इश्यू, व्हाट शुड कंपनी डू and within how much time? The number of members, and directors are to be increased, और कितने टाइम के अंदर? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये फैक्ट लिख दिया मैंने, इश्यू लिख दिया। उसके बाद प्रोविजन। प्रोविजन क्या है बच्चों? सबसे पहले सेक्शन 3, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट provides that the public company shall have minimum public company shall have minimum 7 members, ठीक है। ये एक प्रोविजन है। उसके बाद सेक्शन 149 of Companies Act 2013 specifies that the public company must have minimum 3 डायरेक्टर्स। अपन ने क्लास में डिस्कस किया है, कई बार मैंने क्लास में कहा है, ठीक है। एंड देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम गिवन to increase the number of directors. If the number of director falls below 3, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि इतने टाइम के अंदर आपको क्या करना है, नंबर बढ़ाना है। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर की टाइम लिमिट बताई गई है, ठीक है। अब बच्चों ये शायद एक और प्रोविजन है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एक चीज हो सकती है कि जब कोई डायरेक्टर मरता है तो डायरेक्टर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी होती है। डायरेक्टर के ऑफिस में क्या होती है? एक बार जब डायरेक्टर की डेथ होती है तो डायरेक्टर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी होती है। और कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल कर सकते हैं? बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग का कोरम चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, वहां पे 2 ही डायरेक्टर चाहिए। तो कंपनी में 2 डायरेक्टर अभी भी हैं, तो जो 2 डायरेक्टर हैं वो कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट कितने टाइम के अंदर वैकेंसी फिल करनी है ये दी नहीं गई है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो ऑन द डेथ ऑफ डायरेक्टर there will be a casual vacancy
इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. सो डायरेक्टर की डेथ के बाद देयर वुड बी व्हाट बेटा, देयर वुड बी अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर which could be filled by the board of directors, and the company has 2 directors. So the 2 directors can fill the casual vacancy at the board meeting. The quorum required for board meeting is 2 directors as per मतलब 2 और 1/3 है, बट यहाँ पे बन 2 डायरेक्टर्स पर सेक्शन 174 कंपनी 2013. सो बच्चों कोई टाइम लिमिट नहीं है आपके पास, ठीक है. सो कंक्लूड कर देना. कंक्लूजन पहला क्या होगा? देयर इज नो नीड ए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? एज द कंपनी ऑलरेडी हैज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. कंपनी के पास 7 क्या, कंपनी के पास 103 मेंबर्स हैं. दूसरा, द डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड by remaining 2 directors in board meeting, but there is no time limit for the increase in the number of directors. जिन बच्चों ने अभी अभी क्लासेस शुरू हुई है, शायद उनको ये डायरेक्टर का सेक्शन ना समझे, बट मेंबर का सेक्शन समझ गए होंगे. और कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं बताइए कि आपको इतने समय के अंदर डायरेक्टर की संख्या को बढ़ाना है. चलिए बच्चों जल्दी से बताइए मुझे, क्लियर है सबको? यस प्रतीक जी. अरे भाई प्रतीक, जैसा लिखना है लिख देना यार दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तेरे को आंसर लिखना है. बट दिस इज जनरली द स्टैंडर्ड दैट आई अडॉप्ट मोस्ट ऑफ द केसेस. चलिए अरे सब लोगों ने लिखा, सब लोगों को समझा, जल्दी बताइए. हैज एवरीवन रिटर्न? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? टेल मी फास्ट. चलो चलो कोई नहीं यार, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आपको सम्मान देना मेरा कर्तव्य है. चलिए बच्चों,
निधि कंपनीज कैन प्रोवाइड लोन्स टू इट्स मेंबर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स एज पर निधि रूल्स. Rakesh, being a member of Nidhi company, wants to know the limits mentioned under Nidhi Rules 2014 and also seek your advice whether second loan can be granted within time limits if first loan is overdue, outstanding and remains unpaid. चलिए, so बच्चों, now look at this question. जल्दी से क्वेश्चन देखिए पहला. सो किस मेंबर को कितना लोन मिल सकता है? प्लीज 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 एटलीस्ट 2 बार रीड कीजिए क्वेश्चन. और आप सबको पता है कि अगर किसी एक मेंबर ने लोन लिया है और उस लोन को रीपे करने में अगर क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है. हाँ हाँ समरीन, बिल्कुल दे दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, shall we start the answer? चलिए बच्चों, so we'll start. हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चों. आंसर टू क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? कौन सा क्वेश्चन है? 3A, सॉरी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3. चलिए, पुट द हेडिंग. यस एवरीवन. जी, चलिए बच्चों, आंसर टू क्वेश्चन नंबर. यस संकेत जी. चलिए बच्चों, सो सबसे पहले स्टेप 1 निधि कंपनी को थोड़ा सा बता दो. एज पर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, company which is formed to cultivate the habit of savings and thrift amongst. एक ऐसी कंपनी जिसको क्यों बनाया जाता है? टू कल्टिवेट व्हाट बेटा? टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड थ्रिफ्ट amongst its members and also to provide loans to its members. This is referred as निधि कंपनी. ठीक है, सो सिंपल सी चीजें ना. उसके बाद बच्चों, उसके बाद जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर चाहता है, प्रोविजंस रिगार्डिंग गिविंग ऑफ लोन्स टू इट्स मेंबर्स. सो लोन के प्रोविजंस क्या है? अच्छा, और ये किसके हिसाब से प्रोविजन बच्चों? यहां पे एक सबसे अच्छी चीज लिखना, एज पर निधि रूल्स 2014. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ पे, सिर्फ अगर आपने यहाँ पे इतना लिख दिया निधि रूल्स 2014 के हिसाब से आप लिख रहे हो, एग्जामिनर को आपने इतना भी संतुष्ट कर दिया, तो आपके 3 से 4 मार्क, मतलब 1 मार्क तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा. ठीक है, तो पहला क्या है बच्चों? नाउ ऑल नो ऑफ 2 लाख टू अ मेंबर, अगर उसके डिपॉजिट कितने हैं? 2 करोड़ तक के हैं. चल बच्चों, तो loans of rupees 2 lakhs to a member, 2 लाख रुपए तक का लोन. कब? if its deposits
आर अप टू 2 करोड़। याद है पहला? उसके बाद सेम बच्चों, ये सब कुछ एकदम सेम रहेगा। लोन्स ऑफ रुपीज 7.5 lakhs to a member if its deposits are up to कितना? 20 करोड़ ना? if its deposits are up to 2 करोड़ टू 20 करोड़, मतलब 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक का है, ठीक है। उसके बाद लोन्स ऑफ रुपीज कितना है? 7.5 लाख के बाद 12 लाख, 12 lakhs to members to a member अगर उसके डिपॉजिट कितने हैं? इफ इट्स डिपॉजिट्स आर अप टू 20 to 50 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ तक। उसके बाद लोन्स ऑफ अप टू रुपीज 15 lakhs, loans of up to rupees 15 lakhs if its deposits are more than rupees 50 करोड़, ठीक है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद एक और चीज आप लिख सकते हो कि अगर निधि ने अगर लगातार पिछले 3 सालों में लॉस सफर किया है तो ऊपर लिखे हुए अमाउंट का, चलिए उसके बाद however it should be remembered that if Nidhi has suffered a loss in 3 previous कंटिन्यूस फाइनेंशियल ईयर्स, अगर निधि ने क्या सफ़र किया है? अगर मान लीजिए कि निधि ने लगातार पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में किया है, लॉस सफ़र किया है, देन ओनली अप टू 50% of the above limit can be granted as a loan। और उसके बाद एक और चीज था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पूछ रहा है, इफ अ मेंबर ऑफ, यदि निधि कंपनी का एक मेंबर है, इफ अ मेंबर ऑफ निधि हैज मेड अ डिफॉल्ट, अगर किसी निधि के मेंबर ने क्या किया है? इन रीपेमेंट ऑफ इट्स लोन, ठीक है। अगर निधि ने क्या किया है बच्चों? अगर निधि के मेंबर ने लोन रीपे करने में क्या किया है बच्चों? डिफॉल्ट किया, तो उस मेंबर को क्या नहीं होगा? कभी लोन नहीं मिलेगा क्या? नहीं। देन सच मेंबर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फ्रेश लोन comma till the time his default is made good। तो जब तक उसका डिफॉल्ट क्या नहीं होता, अच्छा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी नया लोन नहीं मिलेगा। कंक्लूजन करेंगे तो इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर रमेश is a member can be granted loans as per above limits, but
if he has made a default in payment of any earlier loan, then subsequent loan, अर्लियर लोन मतलब अगर उसने कोई पुराना लोन लेकर चुकाने में डिफॉल्ट किया है, देन सब्सिक्वेंट लोन will not be granted till the time the default is made. So this is my answer. So this is my answer. चलिए बच्चों, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। चलिए जल्दी से बताइए, लिखा सब लोगों ने ये? चलिए that's great, that's great. Look at the next question. बच्चों look at the next question. ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों। A Nidhi company which is recently incorporated wants to know about the filing that it has to do under Rule 5 and Rule 3A of Nidhi Rules. चलिए जल्दी बताइए क्या सीन है इसका। चलिए बच्चों जल्दी बताइए क्या करना है, इसका आंसर क्या लिखना है अपने को। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों जल्दी बताइए क्या लिखें इसका आंसर। कोई मुझे बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे। क्या हो गया, स्क्रीन गायब हो गई क्या? चलिए क्या हो गया स्क्रीन बेटा? स्क्रीन नॉट वर्किंग, अरे यार ये साला। जस्ट अ मिनट I'll do something. अभी मेरे ख्याल से स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है बच्चों अभी? चलिए बच्चों, हाँ बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे कंफ्यूजिंग भी है।
चलिए हेडिंग डालिए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। एस पर रूल 5 ऑफ निधि रूल्स 2014। ठीक है, सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होगी बच्चों? रूल 5 ऑफ निधि रूल्स 2014। एवरी निधि कंपनी is required to file e-form NDH1 with ROC within a period of 90 days from the date of end of the फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है बच्चों, तो एकदम सिंपल सा रूल था कि आपको आपका जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 90 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करना है। ठीक है ना, फुल स्टॉप। दिस फॉर्म इज फाइल्ड टू इन्फॉर्म द आरओसी आया बच्चों, आया आया आया। हेलो हेलो हेलो, आया। नेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है भाई, 12 बजे थोड़ा सा नेट कम हो जाता है। लोग इस समय मूड में आते हैं और अपने घर पे नेट ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। परफेक्ट है बच्चों, आ रही है अभी बराबर? हेलो हेलो, चलिए ना। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं? परफेक्ट, प्रतीक बोल रहा है परफेक्ट है, चलो एक बार। हाँ, तो व्हाट डू वी डू? दिस फॉर्म इज फाइल्ड टू इन्फॉर्म द आरओसी रिगार्डिंग द compliance with the condition of 200 members unencumbered deposit वन इज टू 20 रेशियो। याद है बच्चों? और एक कंडीशन और क्या थी? अरे देयर वाज वन मोर कंडीशन है, 200 मेंबर्स अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट 1:20 रेशियो। अरे यार एक कंडीशन और क्या थी, मुझे याद नहीं आ रहा है।
अरे यार स्क्रीन अटक गई। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। चलो छोड़ दो बच्चों, फिर नहीं तो विल एंड दिस सेशन। बच्चों सेशन एंड करते हैं। चलिए बच्चों, आई थिंक वी शुड एंड द सेशन। मैं ये आपको भेज देता हूँ, फिर से वो स्क्रीन कनेक्ट करनी पड़ेगी मुझे। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, लव यू सो मच। नहीं तो एक राइटिंग प्रैक्टिस और करूँ क्या? बाय शुभदा। गुड नाइट रोशनी, गुड नाइट। एक बार और एफर्ट लूँ, एक बार और ट्राई करूँ क्या? ये हो जाता है ये वाला क्वेश्चन कम से कम। चलो ठीक है।